मरादार चारू का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कने चूँकि सरदार अख्तर मिंगल साहब से रुकिया वड्डा च बिंदात बुतगे लॉन्ग मार्च मस्तों के दमगा वस्तगे अफ्त रोचा के साथ अब तक ही बुत्ता उद धरना दिया गए तो वद्दी के सरदार अख्तर मिंगल साहब धरना या ये लॉन्ग मार्च ऐलान को था तो आई विशा गमी बुत्ता अगा जाल दसगीर जालबूल के अस्तान डॉक्टर मारंग बलूचा अवार आ यलद्यग नबुतन तो आ कोयटा धरना था भले चूँकि कोयटा सरबोगा पीसर मस्तों के दमक लकपास टनल नज़दीका आहानी लॉन्ग मार्च दारक बुत्ता और लॉन्ग मार्च के हस्ते लकपासा दरनाए द्रोशमा बदल बुत्ता और वस्त की बाज़ रोचा बढ़ जाए तो मगंदे के दरनाए धोमी से भी रोचा या कुछ कुछ धमाका ही बुत्ता और चर्ची अपा सरदार अख्तर मेंगला चा हुकूमत मुतालबा को तक आना सिक्योरिटी दियक भी भले हुकूमती वफद मुलाकात को तो सरदार साहब आगो तो आनी दरमियाना मुज़ाकरात नाकाम बुता चूँकि सरदार अख्तर मेंगल साहब मुतालबात के हस्ता डॉक्टर मारंग बलूच आवार ईदगे दसगीर जालबूल के हस्ता आहानी रियाई अगू मशरूत हैं तो मुज़ाकरात वस्तंग रोचा मदिस्ता के हुकूमती वफदत का आनी मुज़ाकरात नाकाम बुता और दो निमगा जितना सियासी जमात के हस्ता सरदार अख्तर मेंगल साहब आगो इज़ार यकजहती को ताई धरना बाहर जोरता और दो निमगा वरूची अख्तर मेंगल साहब अल्टीमेटम दाता कि अगा मैं मुतालबात मनक नबुता तो माँ अमिनचो रिकावट में दिमा कनक बुता दूर कनक माँ कोयटा निमगा लॉन्ग मार्च करने बस्त के रोचा मदिस्ता के लकपा से नज़दीका एग्जीवेटर के हस्ता आने जरिए कंदक जनक बुता और चर्शिया पद राह के हस्ते मजीद बंद कनक बुता तो ये वाला मगने के सिंध हुकूमत निमगा समीदीन बलोच के हस्ते गिरफ्तार कनक बुत्ता चर्शिया पद इम्पियत्रियत आता सेंट्रल जिला बंद कनक बुत्ता भले वस्तगे दो रोचा पेसर रहा कनक बुत्ता और इसी अबे वस्तगे रोचा कोयटा DIG कोयटा एतजाज गुराइया सूबाई हुकूमत तर्जुमान और डिप्टी कमिश्नर कोयटा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगा तो आहनी गुशा हमेशा के बलोच यकजहती कमेटी के हस्ते सिक्योरिटी अदारा खिलाफा प्रोपेगंडा का नगाई तो आहानी दसगिरी बमिश का अमलात का के कानून प्रोश्ता तो कानून हैदा लाश के हस्ता दहशतगर्द के जनक बुतगम ट्रेन हादसा तो सिविल अस्पताल आरक बुतगम तो BYC रशोना डॉक्टर मारंग बलूचा ज़बरदस्ती लाशानी भरा की कोशिश को था कैमरा प्रोश्तगा सत्काने दरवाज़ा प्रोश्त पमेश का गिरफ्तार कनक बुतगा तो दो निमगा उशगमी बुता के लाश के हस्ता मा वर्षा के हस्ता या कवले मर्दम दी अकमा उसे मर्दम यकने के लाशा ज़बरदस्ती चर्ची पद सूरत हाल करा बुता बुनियादी तौरा सरदार अख्तर मेंगल साहब ये धरना के लकपा से बढ़ जाएँ तो ये बुनियादी लोड जालबुलानी रिहाई मशरूत हैं भले हुकूमत और सरदार साहब दरमियाना मुज़ाकरात बुआ नहीं और दो निमगा मगंदगाएँ के आलात हम मज़ीद नगे निमगा रवग इम्कान हस्ता कोयटा रवू के तकरीबन बाज़े ज़िला के हस्ता कोयटा रवगे राह बंद कनक बुतगा बाज़ी मर्दम के हस्ते एक चुटकियाँ पद कोयटा शुद्ध कनगा नहीं तो इस सूरत हाल चेवड़ा कंट्रोल कनक भी तो डॉक्टर मारंग बलूच के हस्ते अमा बुनियादा गिरफ्तार कनक बुता आया अमीद के सपेश कनक बुतना का या वकील आई खिलाफा आए दरखास्त दाता दसगिरी के खिलाफा तो यह वाला अच्छी पेशरफ बुता तो गपुत्रान बढ़ जाए माँ दिन तरह गपुत्रान करें मंडला कनरानी एडवोकेट साहब सीनियर वकील ही सुप्रीम कोर्ट बार रेजिस्ट्रेशन सबक सदर हैं सबक सेनेटर आयोग गशन गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। कर्नल साहब चूँकि आप बलूचिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हुए आप इसके बारे में जो हैं आशना हैं तो बुनियादी तौर पर डॉक्टर मारंग बलूच समेत BYC के जो मरकज़ी क़यादत है उसमें ख़वातीन है उनको गिरफ़्तार किया गया तो MPO 3 के तहत वो इस वक्त जो हैं गिरफ़्तार हैं कोयटा उदा जेल में और जेल हैं तो बुनियादी तौर पर आप एक सीनियर वकील हैं कानूनी तमाम जो तकाज़े उनको जानते हैं तो आप क्या समझते हैं कि किसी को भी इस तरह हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किया जा सकता है उनको किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने या किसी मकामी अदालत में पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी ये अभी जो DIG कोयटा ने CPD के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके आदाद शुमार के मुताबिक अब तक उन्होंने BIYC के 61 लोग को 16 MPO के तहत या 3 MPO के तहत रोका हुआ है और कोई 13 लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ FIR में गिरफ्तार किया है। जहाँ तक MPO का ताल्लुक है उसमें तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है
वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको नजरबंद करता है, और हुकूमत चाहे तो उनको अपने घर में भी कर सकती है। तो उसके लिए जो है किसी जेल में रखना जरूरी है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए तो ये आसानी से इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बहुत ज़रूरी हो, नुक्स अमन को कोई ख़तरा हो। और बाकी जहाँ तक FIR वाले हैं उनको 24 घंटे के अंदर लाजमी है किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, और मजिस्ट्रेट उसका फिजिकल मुआयना करे कि वो ठीक है, उनको टॉर्चर नहीं किया गया, वो सही हालत में, फिर वो पुलिस को कस्टडी देते हैं। या फिर मजिस्ट्रेट की मर्जी है उसको रिमांड न दे, जैसे अभी कराची में हमीदुद्दीन बलोच को रिमांड नहीं दिया मजिस्ट्रेट ने, तो उन्होंने रिहा कर दिया मजिस्ट्रेट ने, और इसके बाद उसको जो है गवर्नमेंट सिंध ने MPO के तहत गिरफ्तार किया, जो अभी रिहा हो गए। गवर्नमेंट ने अपना जो MPO का आर्डर है वापस ले लिया। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बड़ा जरूरी है, और मजिस्ट्रेट की मर्जी आगे रिमांड दे या न दे, ये कानूनी पोजीशन तो ये है। तो एडवोकेट साहब, जो उनकी फैमिली को उनके सेहत के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी ज़िंदगी को खतरा लाक है, तो उन्होंने, उनकी बहन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा उन्होंने एक खत भी लिखा। तो बुनियादी तौर पर क्या कानून के मुताबिक उनको अगर वो चाहे कि मुझे जो है सेहत की सहूलियात दिए जाएँ, इलाज की सहूलियात दिए जाएँ, क्या वो नहीं दिए जा सकते हैं? इस हवाले से कानून क्या कहता है? बिल्कुल, कानून के तहत हर शहरी का हक है कि उसकी आज़ादी को, उसकी जान को आइन के आर्टिकल 9 के तहत उसकी लिबर्टी को, उसकी लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ करे। गवर्नमेंट के ऊपर लाजमी आइनी उसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो आइन के आर्टिकल 9 के तहत हर शहरी को ये सहूलत हासिल होनी चाहिए, उसको ज़िंदगी का हक हो, और उसका आज़ादी जो है लिबर्टी है कानून के मुताबिक वो भी हासिल हो। तो इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ है, और अदालतों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। किसी शहरी की अगर शिकायत आए, आर्टिकल 199 के तहत जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, वो हाई कोर्ट का फ़र्ज़ है। तो हाई कोर्ट इस बात को देखे किसी के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो अगर मुतासर हो रहे हैं तो उसका निफाज करवाए, और शहरियों को वो हकूक़ हक दिलाए, उसकी आज़ादी का और उसकी ज़िंदगी का। तो ये लाजमी है हमारे आइन के और कानून के मुताबिक। तो अमर कन्नड़ साहब, जो हमने देखा कि मारंग बलोच और जो मरकज़ी क़यादत BYC की उन गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुए, वकला बरदरी भी सरापा एहतजाज है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने वर्ड से जो है क्वेटा लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की, और उनको जो है मस्तों के करीब लखपास करीब रोका गया। गुज़श्ता 7 दिन से वो धरने पे बैठा हुआ है, और क्वेटा की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कंदकें कोद के लखपास के करीब क्वेटा को जो है दूसरे अजला से मुनक़ता कर दिया गया है। तो हुकूमती वफ़द भी उसके पास आई, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। तो इन तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत को क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ सूबे में भी उसकी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत में है, लेकिन कोई खास किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त सूबे से बाहर हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, TV तो ज़ाहिर बात है कंट्रोल्ड है, उसमें सारी चीज़ें नहीं आती। जो बात कह रहे हैं वो आपकी दुरुस्त है, और ये बातें सामने आ रही है। तो ये वफूद भी जा रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी उसके ऊपर बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हमें एक दूसरे से इतना बदएतमादी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे की बात को न माने, या हुकूमत अना का मसला बनाए या कोई और शहरी अना का मसला बनाए। बेहतर ये है कि अवाम तफहीम के साथ अपने शहरियों के लिए एक ऐसा रास्ता, बाइज़्ज़त रास्ता निकाला जाए, ताकि जो ख़वातीन हैं उनकी मुश्किलात भी कम हो, और जो सियासी लोग हैं उनके मुतालबा भी पूरे हों, और जो हुकूमत है वो अपना रिट भी कायम करे। तो ये तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए हर फरीक को अपने अपने दायरे के अंदर अपना, ज़ाहिर है इस मुल्क में हम रहते हैं, इस ज़मीन पे रहते हैं, तो हमने मिलजुल के रहना है, और उसको किसी कानून कायदे आइन के मुताबिक रहना है। और जब तक हम किसी आइन कानून कायदे को नहीं मानेंगे तो लामाला हर फरीक अगर आज़ाद है, फिर किसी को किसी से गिला नहीं होना चाहिए। तो हम गिला इसलिए करते हैं कि जब हम एक दूसरे के बात को किसी कानून कायदे में न समझते हैं, न अमल करते हैं, तो लामाला फिर हर दूसरे फरीक को भी इसका हक होता है, और वो हक इस्तेमाल होता है अपने अपने लिहाज से। फिर हालात ऐसे बन जाते हैं, कोई किसी को पूछता भी नहीं है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। अब तो सूरत हाल ये है कि मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो मैं 2 मिनट ले रहा हूँ आपसे।
कि जब गवादर में इशू हुआ कि यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो उस वक्त बलोचों का कंसर्न यही था सरदार अताउल्लाह मेंगल का कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए, कि यहाँ ऐसा न हो कि गवादर की आबादी से ज़्यादा दूसरे लोग आ जाएं और यहाँ के लोग जो अजनबी होकर रह जाएं या उनकी वो अक़लियत में चले जाएं। उनका मासूमाना जो है इतनी ख्वाहिश थी कि आप मेगा प्रोजेक्ट बनाएं मगर डेमोग्राफिक चेंज का ख्याल करें, उसमें लोकल को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या अर्थ था, उस बात को भी नहीं माना गया। फिर नवाब अकबर खान बुगटी जो है जब पहाड़ों पर गए और उससे पहले जो उसका डिमांड था वो ये था कि यहाँ के जो वसाइल हैं, सूबे के जो हकूक हैं आइन के तहत, ये भी नहीं गैर आइनी, आइन के तहत जो हकूक उनको उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जो वसाइल है वो सूबे के वसाइल सूबे को दिए जाए, ये डिमांड था। और उस डिमांड के अंदर कोई गैर यानी बात नहीं थी, उसकी बात भी नहीं मानी गई। जो कुछ उसके साथ हुआ मैं इसको नहीं दोहराता हूँ। नवाब खैर बख्श मरी का मुतालबा ये था कि जनाब हम बलोच हैं, हमारे बलोच एक कौम है, पाकिस्तान से पहले इसका वजूद है, पाकिस्तान से पहले हमारी एक शनाख्त है, पाकिस्तान 77 साल से बना है, बलोच हज़ारों साल से रहते हैं। आप हमें हमारी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ क्या, हमारी शनाख्त को मिटाएं नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग रहे थे। वो कहते हमारे शनाख्त को नहीं मिटाएं, बलोच को बलोच रहने दें। हर कौमियत का जो नाम है, उसका हक है, उसका जो वकार है, उसका जो एक हैसियत है, उसको तस्लीम किया जाए, बतौर कौम तस्लीम किया जाए। तो उसका भी कोई बात के अंदर कोई ऐसा गैर आइनी बात नहीं थी। अब जैसे अभी मैं सुन रहा था सरदार लतीफ़ खोसा साहब MNA PTI के, वो कह रहे थे और सही कह रहे थे, पाकिस्तान में बलोच इस वक्त सबसे बड़ी कौम है कि इस वक्त जो है आपके खुशाब में, बकर में, आपके लिया में, जंग में, सरगोदा में और बाकी जो सराकी इलाका है वो तो 100% है ही है। बैरागाज इस्लाम तो अपनी जगह पर है ही है। और इस तरह सिंध में 65% बलोच हैं, DI खान में, डेरा इस्माइल खान और कई इलाकों में नज़दीकी है, ज़्यादा नहीं है मगर हैं। बलोचिस्तान तो है ही है 65-70%। इस सबको मिलाएं तो बलोच सबसे बड़ी कौम है। अगर वो ये मुतालबा करती है कि हमारी शनाख्त को, हमारी कौमियत को तस्लीम किया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। अगर आप बंगाली को बंगाली कहते हो, सिंधी को सिंधी कहते हो, बलोच को बलोच क्यों नहीं कहते हो? बिल्कुल। पश्तून भी अपनी जगह पर लड़ रहा है, वो कहता है मुझे भी शनाख्त को तस्लीम करो, मुझे कभी आप अफगान कहते हो, कभी आप मुझे पश्तून कहते हो, कभी मुझे मुहाजिर कहते हो, वो भी लड़ रहा है इसी बात पर। फिर कभी इसको NWFP कहते हैं, शुमाल मगरबी सूबा सरहद। तो मतलब कब तक आप लोगों के साथ इस तरह पेश आएंगे? तो उस वक्त भी ये बात थी, आइन के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, इस मुल्क के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। आज जब इन 3 लोगों को मायूस किया गया, आज जो लोग बातें कर रहे हैं, जाहिर बात है हम उसके अंदर शरीक नहीं है। वो जो लोग बातें कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, और उनसे बात करने वाला न हमारे अंदर कोई ताकत है, ना किसी और किसी सियासी लोग के अंदर ताकत। अब वो सियासी लोग, हम लोग सब बेअसर हो गए। अब हम लोग जो है किसी काम के नहीं है, बस चले हुए कारतूस है। माजरत के साथ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे सरदार हो, चाहे नवाब हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे MP हो, चाहे MNA हो। मैं खुल के कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में अब ये लोग इररिलेवेंट हो गए। अब 2 तरफा मुकाबला है, जो भी है। हम किसी के साथ हैं या नहीं ये अलग बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, हम किसी के साथ हैं, मगर ये हकीकत है। और ये 2 तरफा जंग है, उसको बुझाने के लिए जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर लिए जाए। सबसे पहले गैर मशरूत तौर पर एतमाद साजी की फिजा कायम की जाए, ताकि आइंदा जाकर अगर कोई बात हो, किसी को यकीन आ जाए कि हाँ जी ये संजीदगी से कोशिश हो रही है, तो फिर शायद कोई टेबल टॉक हो। वो भी मेरे और आपके किसी सियासतदान के जरिए से नहीं होगा, वो भी बराह रास्त होगा। ये किसी नवाज शरीफ की बस की बात नहीं है, न जरदारी की बस की बात है, न मेंगल की, न बुगटी की, न किसी के बस की बात है। ये 2 तरफा होगा। जो फरीक है, जो महाज पर है, उन लोगों ने बात करनी है आपस में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर हकीकत यही है। जो एज ए सियासी कारकुन मैं समझता हूँ उसका हल यही है, फिर और गैर मशरूत तौर पर ऐसी फिजा कायम की जाए जिससे अमन का रास्ता खुले। और इसके बाद जो है अगर किसी के अंदर एतमाद साजी हुई, मुमकिन है जैसे जरदारी साहब 2008 में आए थे पहली हुकूमत में, उसके दौर में 1 साल तक सीज़फायर रहा। रहमान मलिक साहब मरूम जो है वो खुद जाती तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते रहे। जो भी हुआ 1 साल तक बलूचिस्तान में अमन रहा। इसके बाद जब मामला किसी की हद तक नहीं बने तो हालात फिर खराब होना शुरू हुए। एक कोई नामुमकिन नहीं है, इंसानों के मामला इंसान ही हल कर सकते हैं, कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, हम नहीं बैठ कर हल करने। मगर
फरीकेन में हल करने। हम और आप सिर्फ पुकार सकते, सीख सकते या नारे लगा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना रेडियो का हैसियत है, न टीवी का, न सोशल मीडिया का। जब तक ग्राउंड पे लोगों को नजर नहीं आएगा कि लोगों को जिंदा रहने का भी हक है, लोगों के वसाइल पर भी हक है, लोगों के शनाख्त का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो कोई किसी को क्या पड़ा हुआ अपनी जान देगा। उससे बेहतर है कोई आपस में बैठ कर उसका रास्ता निकाला जाए। अब भी मेरा अपील है दोनों हरीकेन से जो इस वक्त महाज पर है, ठीक है, खुदा के लिए इंसानों का ख्याल करे। सही चाहे जिधर से भी कोई इंसान मारा जाता है वो इंसानियत का कत्ल है, चाहे सिविलियन मारा जाए, चाहे फौजी मारा जाए, चाहे मजदूर मारा जाए, चाहे पंजाबी मारा जाए, चाहे बलोच मारा जाए, हर एक के मरने से जो है इंसानियत का कत्ल है। तो लिहाजा दुनिया में अमन भी एक रास्ता है, जंग नहीं है मसाइल का हल, अमन भी एक रास्ता है, तो अमन के रास्ते को अपनाया जाए। ठीक है, लेकिन कर्नल साहब हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि माजी में हम देखते थे कि सरफराज भुट्टी साहब कहते थे कि रास्तों को बंद कर देना, रास्तों में रुकावटें डालना तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सियासी जमात करेगा, कोई तंजीम करेगा। तो जब जो कोई जमात तंजीम पुरअमन एहतजाज करना चाहता है आइन के मुताबिक उसका हक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो धरना जारी है मस्तंग में लखपास के करीब सरदार अख्तर मेंगल साहब की, तो कल हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से लखपास के करीब जो कंदकें एग्जीवेटर के ज़रिए खोद के रास्ते को मज़ीद जो है बंद कर दिया गया। तकरीबन 12 से 13 अजला की जो कोयटा से मुनक़ता हो गए, वहाँ कोई आ नहीं जा सकता। तो बुनियादी तौर पर क्या रास्तों को इस तरह बंद करना, लोगों के लिए रुकावटें खड़ी करना, तो कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है हुकूमत के खिलाफ या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ? देखिए जी, मैं उस वक्त चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर था जी 2019 में, और उस वक्त कोरोना भी था। तो उस कोरोना के दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कोई लोग जो है पंजाब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में बगैर किसी पिटीशन के, बगैर किसी दरख्वास्त के चीफ जस्टिस की अदालत लगी हुई थी। जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, वो केस सुन रहे थे कोरोना के हवाले से। मैं खड़ा हो गया जी, मैंने जो है ARY की खबर पढ़ी है, सुनी है, और उसमें लिखा था कि जनाब ये यहाँ पंजाब में कोई दाखिल नहीं हो सकता। और उसी वक्त जो है हमारे चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया और लाहौर में एडवोकेट जनरल को बुलाया अपना वीडियो लिंक पर। उनसे पूछा कि भाई कंडरानी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि पंजाब में कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो आप ये काम कैसे कर सकते? मैंने कहा जी आइन का आर्टिकल 15 है जो ये कहता है किसी को भी ये जो आमदोरफ्त के रास्ते हैं बंद करने का अख्तियार नहीं है, चाहे कोरोना हो चाहे जो भी हो। आप कहते हैं आप लोगों की जिंदगी बचाने के, लोगों की जिंदगी बचाना तहफ़्फ़ुज़ करना एक अलग काम है, रास्ते बंद करना अलग काम है। आप जिंदगी जरूर बचाओ, रास्ते बंद नहीं कर सकते। उसी वक्त जो ऑर्डर पंजाब गवर्नमेंट ने किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उसी वक्त एडवोकेट जनरल से कहा कि वो अपना ऑर्डर वापस ले लो, और खड़े खड़े वो ऑर्डर वापस हो गया। तो आइन का आर्टिकल 15 वाज़े तौर पर ये कहता है किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी को किसी भी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है आमदोरफ्त को। तो लिहाजा आमदोरफ्त के जो रास्ते बंद करने आइन के आर्टिकल 15 की सरियर खिलाफवर्जी है, और ये संगीन गद्दारी में आता है। जो आइन को नहीं मानता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है, जिसकी सजाए मौत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे। आज नहीं तो कल ये पूछा जाएगा, जब आप रास्ते बंद करते हो समझो आइन की आप खिलाफवर्जी कर रहे हो, आइन का आर्टिकल 15 की खिलाफवर्जी कर रहे हो। 15 की खिलाफवर्जी का मतलब जो भी खिलाफवर्जी करेगा तो आइन का आर्टिकल 6 उसके ऊपर लागू होता है। तो मैं समझते बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म है रास्तों को बंद करना। और वैसे तो इस्लाम में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रास्ते में कोई कांटा भी पड़ा है आपने उसको भी दूर करना है, उसका भी एक नेकी और सवाब है। यहाँ तो कांटे के अगर आप पत्थर बिछाएंगे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फार्मूले के मुताबिक आपका मकाम क्या है? आइन का 15 आर्टिकल तो छोड़े, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। तो उसके ईवन दैन के रास्ते में आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आप कहते हैं तबलीग जमात वाले लाइन बना के खड़े हो जाए रास्ते पर, रोड पे मस्तूंग में, जब नमाज पढ़े और ट्रैफिक खड़ी हो, ये हराम है, नमाज नहीं होती ऐसी नमाज। आप रास्ते के ऊपर मस्जिद नहीं बना सकते, घड़े खुदरत अपनी जगह पर है, आप मस्जिद नहीं बना सकते रास्ते के ऊपर। आप ये इस्लाम के रास्ते मतलब ये है कि रास्ते की बड़ी कदर है। आप लोगों के रास्ते बंद करते हो और कहते हैं कि हम तो अमन कायम कर रहे हैं। उस अमल को क्या करेंगे, अमन को, जिससे लोग जो परेशान हो और उसके रास्ते बंद हो और वो कहीं ना आ सके न जा सके, ये संगीन जुर्म है।
बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक अमन कन्नड़ साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे मदार चारुका कन्नड़ साहब गोशा हमेशा के राह बंद कनक कसने संगीनी जुर्म जुर्मा कसी कन तो आई सरा आईने आर्टिकल 6 लागू भी आईने आर्टिकल 6 कुजन तहता लागू भी और ये 6 सजाएं एशिया माशमद्रो शरिया सरपदी दो निमका मगिंदे वस्तुगन रोचाबदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कनक बुतगा DIG कोयटा और शायद रिंद हुकूमत बलूचिस्तान तर्जुमा नहीं तो शायद रिंजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गप्पे कुतगाई गुशक हमेशा हमेशा के सूबाई हुकूमत सूबा इमिनी अमन इमिनी बहाली वास्ता हर मुमकिन कोशिश कनगाएँ अमुकोड़ी इकदाम कनगाएँ हर किसी के कानून चैलेंज का या कानून खिलाफ वर्जिया का तो आइए खिलाफा कानून मुताबिक ये डील कनक भी और दो निमगा मगिंदगाएँ के हुकूमत बलूचिस्तान वत जो हस्ती हैं कानून खिलाफ वर्जिया कनगाएँ राह बंद कनगाएँ ये वद्दा तकरीबन बाज़ें अजला के हस्ता 12 बगैर 13 अजला के आनी अमीर रूटी या कोयटा रवा कोयटा बलूचिस्तान कैपिटल शहर मरदमा बाज़ें अवाला उधर रवक्कप या बंद कनक बुत्ता खंड जनक बुत्ता वस्तंगे रोचा मुकम्मल तौर बंद कनक बुत्ता कसे शतवत नका तो हुकूमत के हस्ते वद्य अमनमानी बहाली गप्पा जाए इकदाम करने गप्पा जा वाले वत जो हस्ते खिलाफ वर्जिया कर गए ब्रेक के जूरी बदाश मैंने मकान गेशिंग का पुत्रान करें।